स्टार्ट कर रहे हैं नई यूनिट एंड दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. Obviously the source which I am using is so let's get started. देखो भाई, this unit is not quite very big but not small at the same time. मीडियम सी यूनिट है और उसमें काफ़ी सारी मतलब ऐसी चीज़ें आती हैं जो अपने को पहले से पता है, बट एज द वीडियो इज़ डेडिकेटेड फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन, तो रिवीजन में सब कुछ कवर करना अनिवार्य होता है. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो देखो स्टैटिक, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी. टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, एयर ब्रीद इन एंड आउट ड्यूरिंग क्वाइट रेस्पिरेशन 500 ml होती है. कब डिक्रीज जाएगी? जब कॉन्ट्रैक्शन कम कर रहे हैं वीकनेस वगैरह की वजह से, और बढ़ती कब अपनी मस्कुलर एक्सरसाइज की उसमें बढ़ जाती है. ठीक है, फिर अपने पास इंस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? मैक्सिमम वॉल्यूम विच कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग द नॉर्मल टाइडल, है ना. ठीक है, ओके. फिर है अपने पास इसका नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 2000 से 3200. ऑल राइट. और एक्सपिरेटरी का भी सेम होता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद और कितना एक्सपायर कर सकते हैं वो होता है, और उसकी वैल्यू 1000 तक एक्सटेंड कर जाती है. ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है? 1200 होती है. ये क्या होती है? मैक्सिमम एक्सपायर करने के बाद भी अपने लंग्स में जो रह जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं. ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं क्लोजिंग वॉल्यूम क्या है. इट इज़ द लंग वॉल्यूम अबव रेजिडुअल वॉल्यूम एट विच एयरवेज इन द लोअर इंडिपेंडेंट पार्ट बिगिन टू क्लोज ऑफ बिकॉज ऑफ द लेसर ट्रांसम्यूरल प्रेशर इन दोज एरिया. ठीक है, अब देखो कैपेसिटीज़ की बात करते हैं. जो हम दो को ऐड करते हैं, इंस्पिरेटरी क्या हो जाएगी? टीवी प्लस IRV, है ना. अपने को पता है भाई, आफ्टर कंप्लीटिंग मतलब इट कैन बी इंस्पायर्ड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी अच्छा हाँ, एंड एक्सपायरेटरी. हाँ ठीक है, मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हैं. तो इसमें अपने पास कितनी आ जाएगी? 500 प्लस 2000 प्लस कितना होता है अपने पास? 3200, राइट. एक्सपायरेटरी में इंस्पिरेशन करने के बाद तो 1000 प्लस कर देना. ठीक है, फिर अपने पास क्या है? वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम एक्सपायर करने के बाद मैक्सिमम इंस्पायर के साथ कर सकते हो. तो 2 स्टेज में होता है ये. इट इज़ मेजर इन 2 स्टेज. सब्जेक्ट हैज़ टू ब्रीद इन मैक्सिमली आफ्टर नॉर्मल expiration, then he takes a few normal breaths. Subject has to breathe out maximally after normal expiration. Sum of stages 1 and 2, अगर इन दोनों को करेंगे तो अपना क्या आएगा? 2 stage VC आ जाएगा विच इज स्लाइटली लार्जर देन द 1 stage VC. अच्छा देखो, 1 stage VC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी आसान है ना. फोर मैक्सिमम इंस्पायर करो, उसके बाद कितना फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो, डैट इज़ योर 1 stage VC. पर अगर हम उसको 2 स्टेज में करना चाहें तो क्या होगी? अपने पास स्टेज 1 में करेंगे, सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू ब्रीद इन मैक्सिमली. मैक्सिमल भाई ब्रीद इन कर ले, IRV आ जाएगी उसकी, मतलब क्या आ जाएगी अपने पास? IRC आ जाएगी, है ना. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी, IC आ जाएगी. ठीक है, सब्जेक्ट इज़, फिर क्या करना है? सब्जेक्ट इज़ आस्क्ड टू ब्रीद आउट मैक्सिमली आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन. ठीक है, फिर थोड़ा बोलो कि भाई ये क्या करना है. देखो सबसे पहले अपना IC निकाल लो, कि उसको बोलो कि नॉर्मल एक्सपिरेशन बात करो कितना मैक्सिमम इंस्पायर कर सकता है. फिर नॉर्मल ब्रीथ्स लेने को बोलो, फिर कितना वो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद और ज़्यादा कितना मैक्सिमम एक्सपायर कर सकता है. ये हो गया अपना 2 stage VC. ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? यूज़फुल फॉर अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, है ना. ठीक है, इट गिव्स द यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस थ्रू FEV1. ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग द VC. फिजियोलॉजिकल एट द फिजिकल डायमेंशन ऑब्वियसली मीन्स ज़्यादा, क्योंकि उनके क्या होगा? मोर मसल पावर, लार्ज चेस्ट साइज, मोर बॉडी सरफेस एरिया, है ना. उनका जो डायमेंशन है वो ज़्यादा है. ठीक है, फिजिकल डायमेंशन ज़्यादा, बड़ी कैविटी है, ऐसे कर लो, बड़े लंग, समझ रहे हो ना आप, डायमेंशन ज़्यादा है. अब है अपने पास एज क्या है? VC डिक्रीजेज इन द ओल्ड एज, है ना. ऑलरेडी क्योंकि क्या है? एजिंग के साथ इलास्टिक फाइबर्स गेट रिप्लेस बाय फाइब्रस टिश्यू. फिर हम बात करते हैं
स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स VC इंक्रीजेज, है ना, जितना स्ट्रेंथ ज़्यादा VC इंक्रीज होगी, ठीक बात है. पोस्चर स्टैंडिंग में मोर होगी एज कम्पेयर टू सिटिंग एंड लाइंग, बिकॉज इन स्टैंडिंग, ओके, स्टैंडिंग में वाइटल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है. डिक्रीज इन वेनस रिटर्न, डिक्रीज द पल्मोनरी ब्लड फ्लो, द डायफ्राम डिसेंड्स डाउन एंड दस इंक्रीजिंग द रेस्पिरेशन. अब बात करते हैं हम प्रेगनेंसी में VC डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, प्रेगनेंसी में VC डिक्रीज हो जाएगी और स्टैंडिंग में बढ़ जाएगी. क्या रखा फिजियोलॉजिकल तो समझ हो गया ना, एज और मतलब मेल है फीमेल, और मसल स्ट्रेंथ कैसी है, पोस्चर कैसा है प्रेगनेंसी की स्टेज में. पैथोलॉजिकल में ये डिक्रीज़ कब होगी VC, जब एसाइटिस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, तो उस रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी तो एब्डोमिनल एसाइटिस में. दूसरा अपना यहाँ पे ये पोलियोमाइलिटिस, सिफिलिस, है ना, फाइब्रोसिस हो गया, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, न्यूमोथोरेक्स हो गया, नॉट सिफिलिस, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, न्यूमोथोरेक्स, एडिमा, ये सब. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करते हैं हम. तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होगी बता दो. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी RV प्लस ERV, है ना. ठीक है, नॉर्मल 2.5 लीटर होती है. टोटल लंग कैपेसिटी सबको मिला के, ठीक है, मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद कितना लिखते हो, VC प्लस RV, उसकी 6 लीटर होगी. समझ में आ गई. क्लोजिंग वॉल्यूम RV और FRC के छोड़ के हम सबको मेजर कर सकते हैं सिंपल स्पायरोमीटर के हेल्प से. ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगी इसकी, FRC जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मेंटेन्स द रेजिडुअल वॉल्यूम कांस्टेंट. सपोज देयर इज नो RV, तो क्या होगा अपने पास, देन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन गैस फॉर एक्सचेंज इज इन एक्सेस एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन गैस फॉर एक्सचेंज इज नील, है ना. एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ लंग गैसेज इन द एरियोलर विल बी वेरी हाई, है ना, एंड वेरी लो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एंड डेथ में. अगर इतना अच्छा, मतलब कि ये होना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इतना ज़्यादा वास्ट चेंज आएगा कि एकदम से वेरी हाई और वेरी लो के चक्कर में डेथ हो सकती है. तो एक बफर का काम कर रही है. एंड अलाउज कंटिन्यूस, ओके, इट अलाउज कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ गैसेज टू अकर इवन ड्यूरिंग इन एक्सपिरेशन, देयर बाय प्रिवेंट सडन चेंज इन पार्शियल प्रेशर इन द ब्लड. समझ रहे हो, जैसे अपने पास एओर्टा वाली नहीं मेंटिक एसिड इफेक्ट होता है, वैसे ही ये भी कुछ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मेंटेन करनी पड़ती है. लंग्स को रेजिडुअल वॉल्यूम कुछ ना कुछ मेंटेन करनी पड़ती है, ताकि पार्शियल प्रेशर में एकदम से चेंज ना आ जाए, जैसे एकदम ज़्यादा एकदम लो ऐसे ना चले, पल्स की जैसे ना चले वो, जबकि एक्सपायरेशन के टाइम में भी थोड़ा बहुत एक्सचेंज जारी रखे. ठीक है, और डेथ से बचे रहे हैं हम लोग, इसलिए ये ज़रूरी है. फैक्टर्स अफेक्टिंग F और C ओल्ड एज में ड्यू टू लॉस ऑफ ये, है ना. अच्छा, ये इंक्रीज कब हो जाएगी, जब हाइपर इन्फ्लेटेड हैं, जैसे कि इलास्टिसिटी में, एम्फाइसीमा में, ब्रोंकियल अस्थमा में. ठीक है, एंड व्हाट एंड दिस. अच्छा, तो रिड्यूस कराना है टेलेक्टेसिस. टेलेक्टेसिस क्या है, कोलैप्स होना है. अब हम बात करते हैं डायनामिक लंग वॉल्यूम, मतलब जो हम टाइम कर दें उसको. ठीक है, तो टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी ऑफ ए फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी इफ VC इज रिकॉर्डेड इन काइमोग्राफ एट अ नोन स्पीड. ठीक है, दस FVC इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी ब्रेथड आउट फोर्सफुली एंड रैपिडली. ठीक है, सेम है, पर इसमें थोड़ा रैपिड, फोर्सफुल, कंप्लीट एक्सहेलेशन होता है. ठीक है, क्या है अपने पास, सबसे पहले तो 5 है इसमें, वैसे लंग वॉल्यूम 5 बता रखा है. अच्छा, लंग वॉल्यूम 5 ही बता रखा है भाई, जब ब्रेक पता कि 6 probably they mean to be I don't know what does they mean to say. हो सकता है कि ये वाइटल कैपेसिटी लिखना चाह रहे हैं. तो क्या है अपने पास, ये ऐसा ग्राफ बना देना. इनियल कर रहे हैं, एक टाइम पे होल्ड कर देंगे, फिर रिलीज़ कर देना. ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड में ही
फर्स्ट सेकंड में ही 5 से 4 मतलब 80% फर्स्ट सेकंड में ही रिलीज रहेगी। FEV1 हो गया 80% और फिर बचा हुआ अपने से धीरे धीरे करते हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना FEV1 80% हो गया फर्स्ट सेकंड में, FEV2 अपना 95% हो जाएगा और FEV3 मीन्स FEV2 इसका मतलब नहीं सेकंड ही फर्स्ट टू सेकंड होता है, इसका मतलब 95 98 से 90 मतलब 100। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हो ही नहीं सकता पेपर में ये क्वेश्चन आए ना, मतलब हो सकता है बट इट इज़ इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि रिस्ट्रक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर्स के बीच में कैसे हेल्प कर सकते हैं ये TVC, टाइम डिवाइडेड कैपेसिटी। ठीक है, तो नॉर्मल तो आप लोग अब निकाल ही सकते हो भाई, निकाल सकते हो ना, 0 से 5 से ऊपर से नीचे बना रखे हैं उन्होंने, उस तरीके से बना के तो कोई दिक्कत है नहीं, बट अब पता है तुम्हें ऐसे दे रखा तो तुम्हें ऐसे बनाओगे तो ऐसे बना लेना। 5 से वो बना 5 से और फिर 4 पे कब गिरानी, 80% का ड्रॉप दिखा देना है 4 सेकंड में और फिर 3rd सेकंड तक पूरा 0। ये हो गया नॉर्मल। रिस्ट्रिक्टिव काइफोसिस, ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव में पहले तो देखो डेफिनेशन देखो। रिस्ट्रिक्टिव क्या है, वो स्ट्रेच ही नहीं कर पा रहे, ऑब्स्ट्रक्टिव क्या है, वो एक्सपायर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है, एक्सपायर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उनका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा उनका टाइम, है ना। देखो कितना सारा बढ़ गया उनका टाइम, है ना, कितना ज़्यादा टाइम बढ़ गया उनका। 1 सेकंड में भी वो बहुत ही मिनिमल सा कर पा रहे हैं, राइट। 40% ही हो पाया है, मतलब समझ रहे हो ना तुम। यहाँ देखो, यहाँ देखो, मान लो कि FVC उनकी 3 है, तो फर्स्ट में सिर्फ 1.2 ही कर पाए हैं 40% तक। अगर तुम ये इस टाइप की कुछ भी यूनिट्स फॉर एग्जांपल लिखा होगा ना, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो समोर लाइक ऐसे 3 या 1.5 ऐसे 1.2 करके ऐसे दिखाया 40% होगी। ठीक है, रिस्ट्रक्टिव में काइफोसिस की बात करते हैं अगर हम, तो काइफोसिस में अगर मैं बात करूँ तो काइफोसिस में क्या है, स्ट्रेच ही नहीं पा रहा, इतनी एयर ले ही नहीं पा रहा है, पर जितनी भी ले रहा है वो टाइम में 3 सेकंड में निकाल दे रहा है, फिर 1 सेकंड में 80% निकाल दे रहा है। अब वो उसकी गलती नहीं कि मतलब उसकी गलती है ही, कुछ भी है, मतलब हाँ उसकी बॉडी वो स्ट्रेच ही नहीं कर पा रही है, पर जितना भी कर रही है वो टाइमली निकाल दे रही है, और वही फर्स्ट सेकंड में 80% निकाल दे रही है। तो 2.5 to 80% ऐसे समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल है काइफोसिस, ऑल राइट, एंकाइलोजिंग, ये सब आर्थराइटिस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। और इसमें आ जाएगा अपने पास, देखो इसमें क्या हो रहा है, VC डिक्रीज हो रहा है, वाइल FEV1 इज़ नॉर्मल, 80% ही है, राइट। फिर क्या है अपने पास, TLC फ्लो रेट्स एंड MVV ऑल्सो फॉल्स, टोटल लंग कैपेसिटी भी फॉल होगी, वो तो पता ही है, चलो। और फिर क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव वालों का एग्जांपल क्या हो जाएगा अपने पास, एम्फाइसीमा, ब्रोंकियल अस्थमा, शायद एम्फाइसीमा होता है जितना मेरे को याद है, कोई नहीं, ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, तो इसमें FEV1 डिक्रीज़ हो रहा है, पर वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल है, वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल दिखा रहा है। Much more sensitive है, ठीक है, of severity of obstructive, but is not allowed to differentiate the various causes, right, all right. अब हम बात करते हैं forced expiratory flow, FEF during middle 50%. Just call it incorrectly. Wait. Let me check. Do we need to do this or not? बस कुछ नहीं है, ये है कि 25% to 75% के बीच में मिड एक्सपिरेटरी हम निकाल रहे हैं कि फोर्स एक्सपिरेटरी फ्लो ड्यूरिंग 25 to 75%, मतलब कि मीन निकाल देना, राइट।
ड्यूरिंग द मिडल 50%, इस मिडल 50% ऑफ द FVC का हम निकाल रहे हैं मीन। ऐसे ही 200 से 1 to 00 का अगर एवरेज निकाल लें तो हो गया अपना ये वाली चीज़। मिनट वेंटिलेशन 1 मिनट में कितना नॉर्मल कर रहे हैं हम, ठीक है, 6 लीटर पर मिनट होता है। पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट जब हम FVC कर रहे हैं, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, तो जो मैक्सिमम एक्सपिरेटरी फ्लो रेट आया ना वो है अपने पास पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, ठीक बात है। ओके, अब अपने पास मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी 1 मिनट में कितना मैक्सिमम ब्रीद कर सकते हैं, उसका बचा हुआ अंदर को माइनस कर देंगे। अगर हम MVV और PV को आ जाएगा तो ब्रीदिंग रिजर्व या फिर पल्मोनरी रिजर्व। अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सर्फेक्टेंट पक्का करेंगे, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं क्योंकि फिर कंप्लायंस हल्का फुल्का दिखता है, ठीक है। चलो, तो सरफेस टेंशन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो कितना रिकॉइल प्रेजेंट है अपने इलास्टिक टिश्यू ऑफ द लंग्स में, और दूसरा सरफेस टेंशन, राइट। तो बोल रखा है उसके लिए अपने लंग्स में क्या होता है, सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। याद हो सके तो कर लो, अब तक तो शायद हो भी गया होगा। डायपाल्मेटॉइल फॉस्फेटाइडाइल कोलिन, डायपाल्मेटाइडाइल फॉस्फेटाइडाइल कोलिन, ठीक है। टाइप 2 न्यूमोसाइट बनाती होती है इनको, है ना, और कौन रिमूव कर देता है इनको, PAMS, पल्मोनरी एल्व्यूलर मैक्रोफेज या मैक्रोफेज, जो भी आप बोलते हो। अब एक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट एंड इट्स फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, देयर इज अ लेयर ऑफ फ्लूइड एंड एयर लाइनिंग द एल्वेलाई व्हिच कॉजेज सरफेस टेंशन। देखो क्या अपने पास कि देयर इज अ लेयर ऑफ फ्लूइड एंड एयर लाइनिंग द एल्वेलाई व्हिच कॉजेज सरफेस टेंशन, है ना। Okay, surface tension, surfactant reduces surface tension by forming a layer between the fluid lining the alveoli and the alveolar layer। समझ में आ रही है, ये अपने पास alveoli है, फिर अपने पास है ये एयर, ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं, इसलिए क्या होता है सरफेस टेंशन। बट इनके बीच में एक और चीज़ आ गई है अब, सर्फेक्टेंट है ना। ये अपने पास एयर थी, ये alveoli की लाइनिंग थी, अब बीच में क्या आ गया है, सर्फेक्टेंट आ गया। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। Surface tension between the fluid is 7 to 4 times that between surfactant and the air, ठीक है। अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन इनवर्सली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सर्फेक्टेंट पर एरिया, है ना। जितना सर्फेक्टेंट उतना कम सरफेस टेंशन ऑब्वियसली। सर्फेक्टेंट जब हम क्या करते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं तो पास हो जाएंगी, और इंस्पायर करते हैं तो एल्वेलाई बिल्कुल ऐसी हो जाती है ना। तो देखो, इंस्पायरेशन कर रहे हैं जब, तो मॉलिक्यूल दूर चले जा रहे हैं, इसलिए उनको क्या हो जाएगा, डिक्रीज सर्फेक्टेंट टू एल्वेओलर सरफेस एरिया। समझ में आ गई। इट्स एक्शन इज मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग एक्सपिरेशन देन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। दिस कैन बी शोन इन सिंपल एक्सपेरिमेंट कैट्स। द लंग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द लंग बॉडी एंड डिस्टेंडेड विद देयर, ऐसे करके देखा, ठीक है। रिपीट जब सलाइन के साथ करके तो कितना नियरली जीरो हो गया सरफेस टेंशन, है ना। सरफेस टेंशन डिक्रीज टू नियरली जीरो। डिफरेंस बिटवीन टू कर्व्स मेजर द इलास्टिसिटी, ओके। अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन कीप द एल्वेलाई ड्राई, ठीक है। सरफेस टेंशन जो है वो एल्वेलाई को ड्राई कैसे रखता है, एंड दस हेल्प्स इन एक्सचेंज हाउ नॉर्मल पल्मोनरी कैप। अच्छा, तो देखो, अगर क्वेश्चन आ गया कि वाई आर एल्वेओलाई और नॉर्मली ड्राई, राइट, तो आप क्या लिख के आएंगे कि एल्वेओलाई ड्राई क्यों होती हैं, बिकॉज सबसे पहले तो सरफेस टेंशन, तो कि जो अपना एल्वेओलर फ्लूइड है वो इनवर्ड रहता है, ठीक है, एल्वेओलर वॉल से चिपका रहता है, ना कि उसके जो एल्वेओलाई है उसमें फिलअप नहीं हो जाता, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की वजह से। दूसरा, पल्मोनरी जो वेसल्स हैं उनका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत कम है, ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो वो रिमूवल ऑफ फ्लूइड इनटू द कैपिलरी पल्मोनरी कैपिलरीज को फेवर करते हैं। तीसरा, लिम्फेटिक्स जो कि अपना एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है, एक्स का फ्लूइड है, उसको खींच लेते हैं। समझ में आ गई। तो 3 रीज़न हो गए अपने एल्वेओलाई को ड्राई रखने के। एक तो सरफेस टेंशन खुद हो गया, दूसरा आप करेंगे कि ये वाला जो लो पल्मोनरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, और तीसरा लिम्फ वाला पॉइंट, ठीक है। सर्फेक्टेंट अगर हम बात करें, हेल्प्स टू प्रिवेंट द पल्मोनरी एडिमा बाय रिड्यूसिंग द सरफेस हाउ। अगर सर्फेक्टेंट ना होता तो अनअपोज्ड सरफेस टेंशन इन द एल्वेओलाई would produce इतना force which draw out fluid from the blood capillary into the alveoli. Surfactant prevent this phenomena.
चलो हम ना एक बार देख लेते हैं यार क्या है सरफेस टेंशन वगैरह। आपको एक तो ये डायग्राम बनाना बहुत आसान है, ठीक है। फिर आप क्या लिख के आओगे कि जो सरफेस टेंशन है वो क्या कर रही है, एल्वेलाई को ड्राई रखने में मदद कर रही है। कैसे? ये अपने पास है एल्वेलाई, ये है एल्वेलर फ्लूइड, ठीक है। अब सरफेस टेंशन है इसलिए एल्वेलर वॉल के टुवर्ड्स इनवर्डली पुल हो रहा है, ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से। पर अगर ये सरफेस टेंशन ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो एल्वेलर फ्लूइड है ना, ये पूरा ऐसे एक्यूमुलेट होने लग जाए और इडीमा हो जाए, ठीक है। इसी चीज़ को रोकने के लिए कौन आया अपने गेम प्ले में? सरफेक्टेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, सरफेस टेंशन कीप्स द एल्वेलाई ड्राई। और हाँ भाई, साथ में प्लीज़ वो भी लिख देना, लिम्फ वाला पॉइंट है ना, सरफेस टेंशन मतलब ड्राई रखने में उनको हेल्प करता है, और वो पल्मोनरी वाला, ठीक है, हो गया। ओके, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन वाला लिख देना। अब बोल रखा है कि ना जो सरफेक्टेंट है वो डिक्रीज़ क्यों होता है? इट डिक्रीजेज ड्यू टू लॉन्ग टर्म इनहेलेशन ऑफ 100% ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्लूजन ऑफ द मेन ब्रोंकस, occlusion of one pulmonary artery, cigarette smoking, cutting both vegi। इंक्रीज़ कब होगा? थायराइड हार्मोन्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से, है ना। हाँ ठीक है, ये तो अपने को ये तो पता होता है। थायराइड हार्मोन्स भी याद कर लो भाई, ठीक है, थायराइड हार्मोन्स याद हो गए हैं। अब डिक्रीज ऑक्लूजन किस चीज़ का? मेन ब्रोंकस का, पल्मोनरी आर्टरी का। सिगरेट स्मोकिंग तो देखो कुछ ना कुछ करते हुए तो सिगरेट स्मोकिंग याद कर सकते हैं हम लोग आसानी से, ओके। और 100% ऑक्सीजन। अब अपने पास अप्लाइड IRDS, इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिसीज़, सीरियस डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न जिसमें डेफिशिएंसी हो जाती है इसकी, जिसकी वजह से अच्छा ये देखो, सर्फेक्टेंट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट बाय 25 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। 25 वीक से पहले अगर हो रहा है तो उसमें सर्फेक्टेंट नहीं होगा, ठीक है। मैचुरेशन वेट 25 वीक्स में ना बनने लगता है, राइट, और कुछ 32 वीक्स पे जाके इसका पूरा मैचुरेशन हो जाता है सर्फेक्टेंट का। तो ये थोड़ी सी ऐसे याद कर लो कि अगर बच्चा 25 वीक से पहले प्री टर्म है तो उसमें ये दिक्कत आ सकती है। नॉर्मली आफ्टर बर्थ इन्फेंट मेक्स सेवरल स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेटरीज की वजह से ना एंड द लंग्स एक्सपांड, ठीक है। सर्फेक्टेंट keeps them from collapsing again, but due to prolonged immaturity of epithelial Na positive channel, Cl negative is secreted with the fluid within the alveoli, resulting in deficiency of surfactant. Therefore, surfactant in the lungs of these infants is very high, and there are many areas in which alveoli are collapsed, जिसको हम क्या बोलते हैं? alveoli collapse को हम क्या बोलते हैं? atelectasis, ठीक है। These infants must use a tremendous amount of energy, इसकी वजह से उनको ना फ्लेयर नॉस्ट्रल होती है, sunken sternum होती है, ठीक है, ऐसे। also pulmonary edema occurs and infants die of pulmonary inefficiency, ठीक है। उनको लो थायराइड हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल लेवल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम है ना, थायराइड हार्मोन कम है। IRDS इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हाइलिन मेम्ब्रेन, क्योंकि वो जो एक हाइलिन लाइक मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है, क्योंकि एक फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है, एल्बुमिनस इंट्रापल्मोनरी फ्लूइड, ठीक है। पैची एटेलेक्टेसिस हु हैव अंडरगॉन कार्डियक सर्जरी which during which a pump oxygenator is used in pulmonary circulation is interrupted। अब बात करते हैं हम कंप्लायंस की, ठीक है। अब देखो क्या अपने पास, हम समझते हैं स्प्रिंग एनालॉजी के। स्प्रिंग इज़ एन इलास्टिक स्ट्रक्चर, ओके। फोर्स पता है अपने को भाई, स्प्रिंग क्या होती है, ठीक है। फोर्स अप्लाई करेंगे और लेंथ कितना एक्सपांड करती है, ठीक है। हुक्स लॉ क्या कहता है अपने पास? लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा एक्सपांशन होगा, है ना, ठीक है। अब हम स्प्रिंग को लंग से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेशर, अब कंप्लायंस इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाई डेल्टा P। Compliance is the change in volume by a given pressure. So if a small increase in pressure produces large increase in volume, लंग की हाई कंप्लायंस या फिर हाई एक्सपांडेबल कहते हैं, ठीक है। अगर लार्ज प्रेशर देना पड़ रहा है
स्मॉल वॉल्यूम चेंज के लिए तो कंप्लायंस पुअर है, वो स्टिफ है लंग्स। समझ में आ गई ना कंप्लायंस क्या है? Compliance is equals to delta V by delta P, change in volume per unit change in pressure, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। जिसका ज़्यादा कंप्लायंस वो उतना ज़्यादा एक्सपांडेबल है ना। अब अंडरस्टैंड द ग्राफ, चलो ग्राफ देख लेते हैं। ये अपने पास से ग्राफ दे रखा है। देखो अगर शिफ्ट टू लेफ़्ट हो रहा है, शिफ्ट टू लेफ़्ट हो रहा है तो ज़्यादा एक्सपांडेबल है ना, और राइट हो रहा है तो लेस एक्सपांडेबल है, ठीक है। और ये इसके ऐसे इलास्टिक लिमिट्स आ गई, ये नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद अब फोर्स लगा लो, अब वो एक्सपांड नहीं होगा ऐसे, ठीक है। Here this relationship indicates the distensibility of lungs and thorax. This distensibility is called the compliance. Therefore, compliance indicates the distensibility of lungs and thorax. The chain delta V by delta P is the distensibility or the compliance, ठीक है। है ना। वॉल्यूम ऑफ लंग, एयरवे प्रेशर, समझ में आ गई ना। डेल्टा V बाय डेल्टा P क्या है? चेंज इन लंग वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन एयरवे प्रेशर, उसको हम बोलते हैं कंप्लायंस या फिर डिस्टेंसिबिलिटी। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन लीटर पर सेंटीमीटर H2O. Compliance is different from the elasticity and that is ability to spring back, ठीक है। वो हमने स्प्रिंग के केस में देखा था, हम लंग्स में बोलते हैं इसको डिस्टेंसिबिलिटी। ओके, सबसे पहले देखते हैं लंग्स एंड थोरेसिक। व्हाट इट इज़ लंग्स इनसाइड द थोरेक्स। लंग्स आर विसरा है ना, तो विस्को या फिर वाइसो, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, सॉरी। इलास्टिक स्ट्रक्चर्स, दे एक्सपैंड टू सर्टेन वॉल्यूम बाय सर्टेन इंक्रीज इन प्रेशर, राइट, ओके। सिमिलरली thorax, normal value of compliance of lungs and thorax इतना when there is increase in 1 centimeter H2O। अच्छा, इसकी यूनिट याद रख लो, इम्पॉर्टेंट है इसकी यूनिट, लीटर पर सेंटीमीटर। वेट, आई डोंट नो व्हाई इट्स ब्यूटीफुल। लीटर पर सेंटीमीटर H2O, लीटर पर सेंटीमीटर H2O, तो कुछ 0.3 लीटर पर सेंटीमीटर H2O बता रखा है। ओनली लंग्स की बात करें तो 0.22, ठीक है। मतलब कि भाई अगर थोरेक्स हटा दो, वगैरह हटा दो तो ज़्यादा डिसेंसिबिलिटी बढ़ जाएगी। दिस इज सो बिकॉज inside the thorax some energy is required to expand thorax also. Lungs can be distended to a great degree due to elastic fibers present है ना, peculiar arrangement उनकी ऐसी है, ठीक है। in a way in the same way as individual nylon fiber cannot be stretched to that extent, but whole nylon socks can be stretched to greater because of the specific knitting arrangement of this fiber। वाह वाह, एग्जाम्पल है, वाह। मतलब ये समझ में आ गया अपने को कि 0.13 होती है टोटल की और 0.22 उसकी। लीटर पर सेंटीमीटर H2 का मेजरमेंट कैसे करेंगे हम लंग एंड थोरेसिक वॉल की? अच्छा देखो क्या है, पर्सन ब्रीथ्स थ्रू स्पायरोमीटर एंड स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड एक्सपायरेटरी पोजीशन, एक्सपायरेशन के बाद ही चालू कर रहा है, ठीक है। लंग क्या करना चाह रहे हैं? रिकॉयल इनवर्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है। चेस्ट वॉल क्या करना चाह रही है? रिकॉयल आउटवर्ड करना चाह रहे है ना। हम क्या कर रहे हैं? एंड एक्सपायरेटरी पोजीशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, FRC से स्टार्ट कर रहे हैं, नॉर्मली करेगा, एक्सप्रेशन के बाद रुक जाएगा। अब क्या करना चाह रहे हैं? लंग्स वांट टू गो इन एंड चेस्ट वांट टू गो आउट, इज दैट? ठीक है, दे बैलेंस ईच अदर। तो रिलैक्सेशन, FRC रिलैक्सेशन, प्रेशर भी ज़ीरो है। अब पर्सन को थोड़ी एयर इनहेल करवाओ, ओके, फिर एयर वे बंद कर दो। टेल देम डोंट ब्रीद इन, रिलैक्स, ओके। हम अभी होल्ड करे हुए हैं। नाउ वी मेजर द एयर वे प्रेशर बिकॉज
दिस प्रेशर टेल्स अस हाउ स्ट्रांगली दे आर ट्राइंग टू रिकॉयल। बार बार रिपीट करेंगे हम डिफरेंट लंग वॉल्यूम्स पे, ठीक है। प्लॉट कर लेंगे ग्राफ को तो अपने को पता चल जाएगा। समझ में आ रहे हो ना? द सब्जेक्ट ब्रीथ्स थ्रू द माउथ विद द नोज क्लिप्ड थ्रू अ स्पायरोमीटर, ये सब जस्ट बियॉन्ड द माउथ पीस देयर इज अ वॉल मेजरिंग द, ये सब एयरवे प्रेशर, ठीक है। प्रेशर भी मेजरिंग करने वाला है। अब क्या है, सब्जेक्ट इनहेल कर रहा है और फिर वॉल को शट कर दिया जाता है, क्लोजिंग ऑफ द एयरवेज, देन होल्ड्स हिज ब्रेथ एंड रिलैक्सेस the respiratory muscles. Any change in the airway pressure is measured. Whole procedure is repeated after actively inhaling, right? बार बार inhale कर रहा है वो, certain amount of air, curve plot कर लिया जाता है, relaxation pressure curve of the total respiratory system। अच्छा, मतलब किस किस का, एयरवे प्रेशर को वॉल्यूम के अगेंस्ट प्लॉट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन प्रेशर कर्व, ठीक है। इट कैन बी सीन कि ये देखा है क्या ग्राफ, ये रहा। तो क्या बोल रखा है अपने को, इट कैन बी सीन एट द ग्राफ एट द एंड ऑफ द एक्सपिरेटरी व्हेन द लंग वॉल्यूम इज इक्वल टू FRC। तो एयरवे प्रेशर ज़ीरो है ना, यहाँ पे अपने पास क्या है, एयरवे प्रेशर ज़ीरो है, देखिए है ना। एंड एक्सपायरेटरी पोजीशन पे एयरवे पोजीशन क्या ज़ीरो है। लंग वॉल्यूम एट विच एयरवे प्रेशर इज ज़ीरो MHG, इट्स कॉल्ड रिलैक्सेशन वॉल्यूम। जिस वॉल्यूम पे FRC ज़ीरो, जिस पे अपना एयरवे प्रेशर ज़ीरो, इसको बोल रहे हैं कि कोई प्रेशर नहीं है तो रिलैक्सेशन वॉल्यूम, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू द FRC। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। एक्सप्रेशन के बाद, राइट, नॉर्मल के बाद वो भी, देयरफॉर इट इज़ द पॉइंट वेयर द रिकॉयल ऑफ द लंग एंड रिकॉयल ऑफ द चेस्ट आर इक्वल, they balance each other. Increase in lung volume above the relaxation volume increases the airway pressure. अब क्या होगा, increase in lung volume above the relaxation volume, ठीक है, increases the airway pressure because the inspiratory muscles are relaxed, ठीक है, at the maximum inspiratory position the airway pressure increases to about, फिर maximum वाले पे कहाँ तक जा रहा है, वो 30 तक जा रहा है, ठीक है। फिर कन्वर्सली अगर डिक्रीज़ कराते हैं तो इट डिक्रीजेज तो 30, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑलमोस्ट लीनियर विद इन द एनवायरनमेंट, सिंपल, वेरी सिंपल। मतलब देखो IRC अपना कितना होता है, 6 तक बोल देते हैं हम टोटल वाली, है ना, ठीक है। ERC हमने देखा, रिजर्व वॉल्यूम ना देखिए, पर हम ऐसे रिलैक्सेशन पे अपने को पता है ना कि ज़ीरो फिर लगा देना है जब अपने अंदर सिर्फ क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, ठीक है, 2 तक ऐसे कर देना। वहाँ पे मेरे पास कोई भी प्रेशर नहीं है, एयरवे प्रेशर ज़ीरो, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन वॉल्यूम, ठीक है, FRC पे। फिर हम मैक्सिमम तक इंस्पायर कर लेंगे, वहाँ बोल रखा है +30 mmHg है, ठीक है। फिर मिनिमम तक कर रहे हैं, पूरी निकाल दे रहे हैं जब हम FRC तक ही, तो ERV जब निकाल दे रहे हैं तो भी 30 हो जा रहा है। उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड रिलैक्सेशन प्रेशर कर्व, रिलैक्सेशन प्रेशर कर्व, रिलैक्सेशन प्रेशर कर्व, समझ में आ गया। अब कंबाइन वॉल को अब कर्व शिफ्ट बता रखा है। इफ़ द कर्व इज शिफ्टेड डाउनवर्ड एंड टू द राइट, ओके, डाउनवर्ड एंड टू द राइट, इसका मतलब क्या है कि कंप्लायंस डिक्रीज़ हो गई है, राइट में जा रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ गया, राइट, प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, मतलब कि कंजेशन हो गया है, एडिमा हो गया, फाइब्रोसिस बहुत आसानी से याद हो जाता है ना, फाइब्रोसिस, ठीक है। अपवर्ड एंड लेफ्ट मतलब कि कंप्लायंस बढ़ गया है, मतलब थोड़ा सा प्रेशर लगाने पे ही आपका पूरा मतलब वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज आ रहा है, ऐसा एम्फाइजिमा एंड ओल्ड एज में होता है, ठीक है। लॉस ऑफ इलास्टिक, देयरफॉर नो मोर प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू वेट, अगर वो राइट में जा रहा है, राइट में जा रहा है तो compliance
is decreased. What does compliant decreased means? हाँ, ज़्यादा प्रेशर. Okay. ठीक है. कंप्लायंस इज इंक्रीज वाले में बोल रखा है एम्फाइजिमा और ओल्ड एज में कि भाई थोड़ा सा प्रेशर लगाने, मतलब थोड़ा सा ही प्रेशर चाहिए इन्फ्लेट करने के लिए, है ना. इनमें तो इलास्टिसिटी लूज़ हो रही है, कम हो रही है, लॉस हो रहा है इलास्टिसिटी का, फिर भी क्यों कंप्लायंस इंक्रीज हो रही है? वाई नॉट नोन, नॉट नोन. समझ गए? तो ये पैराडॉक्सिकल है, सेल्फ कंट्राडिक्टरी. तो ये रटने की बात है. अगर लेफ़्ट पे जा रहा है तो उसका एग्जांपल, कंप्लायंस बढ़ने का एग्जांपल क्या है? ओल्ड एज और एम्फाइजीमा. मेजरमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफ लंग अलोन, इंट्राप्लूरल प्रेशर मेजर करके. ज़्यादा इन्फ्लेशन उतना मोर नेगेटिव, सिंस रिकॉइल फोर्सेस आर मोर. लेट द सब्जेक्ट इनहेल सर्टेन अमाउंट एंड एक्सपेरिटरी से ही चालू कर रहे हैं ये लोग. ओके, फिर क्या बोल रहे हैं? अप टू एंड इंस्पिरेटरी पोजीशन, फिर ब्रेथ होल्ड करवाओ. देयरफॉर एनी चेंज इन द इंट्राप्लुरल इज नॉट ऑल्टर्ड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल. मेजर द इंट्राप्लुरल प्रेशर फॉर डिफरेंट एयर एंड, ऐसे मतलब हम इंट्राप्लुरल प्रेशर मेजर कर रहे हैं अलग अलग वॉल्यूम्स पे. फिर अपने पास ये आ रहा है इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है. ठीक है, इट इज फॉर डिफरेंट ड्यूरिंग दिस. हाँ, हिस्टेरिसिस कर्व बन रहा है. या वॉल्यूम ऑफ लंग इज लेस इन इंस्पिरेटरी फेज देन इन एक्सपिरेटरी फेज, क्योंकि इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी ऐसे तो जो वॉल्यूम है वो कम है. राइट. ओके, आप जैसे इस तरह बात करें, हम कैसे बात करते हैं, इस पॉइंट पे बात करें. अगर इस वॉल्यूम पे ये इतनी कम है, ये कुछ तो करते हैं समझ गए. हाँ, ऐसे करते हैं. ठीक है, इस पर करते हैं. अच्छा, कुछ नहीं, वो छोड़ो. बस लिख रखा है कि वॉल्यूम इंस्पिरेटिंग एंगल लेस है एज कम्पेयर टू एक्सपिरेटरी. ठीक है. द टाइप एक्सट्रेसेस कर्व, द डिफरेंस इन द डिस्टेंसिबिलिटी. हिस्ट्रेसेस लूप बन रहा है कि दोनों के टाइप डिस्टेंसिबिलिटी डिफर कर रही है. हेड द लंग्स बीइंग अ परफेक्ट इलास्टिक स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रेट लाइन होता. ठीक है. बट द लाइन द कर्व्ड. ठीक है, क्योंकि विस्कस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस द कंप्लायंस ऑफ द लंग्स अलग बेटर भी कुछ नहीं है. लंग वॉल्यूम, लंग वॉल्यूम या फेज ऑफ रेस्पिरेटरी साइकिल. हाँ, अभी देखा हमने, है ना. इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. हाँ, कंप्लायंस इज लेस एट अपाइसिस. सरफेस टेंशन. ओह, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि कम. अच्छा, थोड़ा थोड़ा आया. अगर दोनों का करना है तो हम कैसे करेंगे कि होल्ड करा देते हैं ब्रेथ एंड एक्सपिरेटरी से, और फिर उसका चेक करें कि एयर प्रेशर. अगर सिर्फ लंगा करना है तो सेम प्रोसीजर करके, पर इंट्राप्लूरल करना है अपने को, है ना. प्लूरल प्रेशर करना है. इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा रिलैक्सेशन प्रेशर कर्व का, और इसका कुछ ऐसे आएगा. ठीक है, उसमें याद कर लेना, है ना, कि अपना ये किस किस में कम हो रहा है. पुल्मोनरी कंजेशन में ऊपर किस में, फाइब्रोसिस में बट किस में आपके पास एम्फाइसीमा ओल्ड एज में. और ये तो जैसे कि वॉल्यूम, है ना, और ग्रेविटी सरफेस टेंशन फेज. स्पेसिफिक
कंप्लाइंस की बात करते हैं. कंप्लाइंस व्हेन एक्सप्रेस्ड एज द फंक्शन ऑफ FRC, उसको हम बोल देते हैं स्पेसिफिक कंप्लाइंस. ठीक है. एडवांटेज मतलब कंप्लाइंस को हम जब FRC से रिलेट कर दें, उसके फॉर्म में एक्सप्रेस करें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के उसमें. इन इंडिविजुअल्स विद वन लंग ओनली, लंग कंप्लाइंस इज अप्रॉक्स हाफ द नॉर्मल, है ना. Compliance will be below the normal of the normal. This failure in reasoning is removed with specific. As specific compliance remain essentially constant. Work done during breathing to move. क्या बोल रखा है अपने को? इन स्ट्रेचिंग वर्क इज डन, है ना. इलास्टिक रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, विस्कस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, एयरवे रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए. इलास्टिक रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, फिर है एयरवे और फिर विस्कस. है ना. इलास्टिक रेजिस्टेंस होता है, एयरवे रेजिस्टेंस होता है, और कौन सा होगा आपका फ्लूइड एयर विस्कस रेजिस्टेंस, है ना. इलास्टिक रेजिस्टेंस होगा, फ्लूइड रेजिस्टेंस होगा, विस्कस रेजिस्टेंस. एयरवे रेजिस्टेंस क्या है? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेरिक एंड एल्वेओलर प्रेशर डिवाइडेड बाय एयर फ्लो, है ना. कितना प्रेशर ओवरकम करके जाना पड़ेगा, है ना, बिटवीन टू एंड्स. कौन से दो एंड्स हो जाएंगे? तो एटमॉस्फेरिक और एक एल्वेओलर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस टू द एयर फ्लो. अच्छा, ओके. रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा अपने पास? रेजिस्टेंस विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एल्वेओलर प्रेशर डिवाइडेड बाय फ्लो. ठीक है, एयर फ्लो. फैक्टर्स. इसके बाद अपने पास वेंटिलेशन रह गया है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. डेड स्पेस से क्वेश्चन आते हैं इससे. हाँ, PP रेशियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. वेंटिलेशन पर फिर पूरा एक बड़ा से टॉपिक है, इससे इतने खास आते नहीं हैं. इम्पॉर्टेंट जो अपना भी रहता है. ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग एयरवे रेजिस्टेंस, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, Poisson-Huygens formula. R is equals to A theta L by pi R per 4. हाँ, pi R per 4. ठीक है. मतलब अगर रेजिस्टेंस जो है कम कर दिया जाए, हाँ, रेडियस अगर कम कर दिया जाए, हाँ, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. कोई अपनी बॉडी में नहीं होता, क्योंकि डायमीटर एयरवे का लार्ज, तो कोई डिफिकल्टी ही नहीं है ब्रीथिंग. अच्छा, ये अपने अंदर है नहीं. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टेंस टू द एयर फ्लो इज इनवर्सली रिलेटेड टू द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया. जितना ज़्यादा रेस्पिरेटरी पैसेज होगा उतना कम हो जाएगा, है ना. देयरफॉर द रेजिस्टेंस इज हाई इन द कंडक्टिंग जोन whereas the respiratory zone. Where the diameter is bigger, resistance against the flow is smaller. Although the diameter trachea is bigger than that of the single fine bronchus, yet the combined value of diameter, है ना, is greater than trachea. ठीक है. फिर बोल रखा है thus the resistance is greater when air is passing through the trachea and divisions. क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो रही है, ऐड कर करके. टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया. और अपने अंदर Poisson-Huygens वाली होती नहीं है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है. I got it. ड्यूरेशन ऑफ
इज़ 1.2 ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, है ना। एक्सप्रेशन में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि एक्सप्रेशन पैसिव है। और एयर वे रेजिस्टेंस इज़ हाई ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। एज क्यों हाई हो जाता है कि जब हम एक्सपायर कर रहे हैं तो डायमीटर कम हो रहा है। ब्रोंकियल अस्थमिक पेशेंट ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, है ना। हाँ ठीक है। एंड डायमीटर डिक्रीजेस, जिसकी वजह से इंक्रीज रेजिस्टेंस इवेंचुअली प्रोड्यूसिंग डिफिकल्टी क्या होता है कि इनकी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो सकता है और अपने बड़ा कोई भी एजेंट से जितना नैरो डायमीटर उतना ज़्यादा खतरनाक दिक्कत। However, inspiration is possible in expansion of bronchioles does take place. टाइप ऑफ फ्लो, अगर जितना ज़्यादा टर्बुलेंट है एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना। रैपिड ब्रीदिंग में ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस होता है और क्वाइट ब्रीदिंग में स्ट्रीमलाइन फ्लो में कम होता है। रेनॉल्ड्स नंबर, है ना, VD रो बाई ईटा। समझ में आ गया कौन कौन सी जो फीचर्स फंक्शन चीज़ें जो एयरवे रेजिस्टेंस को इफेक्ट करती हैं। एयरवे रेजिस्टेंस तो समझ आ गया ना। एटमॉस्फेरिक उसका प्रेशर, एटमॉस्फेरिक का डिफरेंस किसके साथ, एल्वियोलर प्रेशर के साथ, और डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रेशर बाय फ्लो, है ना, लीटर पर सेकंड। बढ़िया बात है। अब हम बात करते हैं कि इसको कौन कौन वो कर रहे थे। एक तो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसीलिए जो है कंडक्टिंग वाले में ज़्यादा होता है प्रेशर, रेजिस्टेंस होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सचेंजिंग वाले में, रेस्पिरेटरी एरिया में, है ना। ठीक है। और फिर पॉइजनस एजेंट अपने अंदर काम नहीं करती है, पर हाँ अगर हम इसकी वो एप्लीकेशन देखें तो ब्रोंकियल अस्थमा में ज़रूर इसका वो दिखता है। फिर टाइप ऑफ फ्लो, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, सॉरी। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टोटल वर्क डन, है ना। एक्सरसाइज के टाइम पे बढ़ जाएगा। पैथोलॉजिकल में कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल इंक्रीज क्या हो सकते हैं, ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना इनमें। हायर ब्रीदिंग रेट, है ना, ठीक है। लार्जर द विस्कस एरिया, ये सब ठीक है। जैसे ऑर्थोपनिया, कंजस्टिव फेलियर विद डिस्पनिया, ठीक है, एम्फाइजिमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ये सब। जैसे पेशेंट विद सीवियर often breathe slowly, while patients with reduced compliance tend to take small rapid breaths. In both they tend to reduce the work. जिनमें सीवियर देखो धीरे धीरे कर रहे होते हैं, कुछ लोग स्मॉल रैपिड ब्रीथ लेते हैं, ठीक है। Alveolar ventilation. Alveolar ventilation is the amount of air वेंटिलेटिंग द एल्वुलाई पर मिनट। ये तो हमने पढ़ के आए थे एल्वुलर वेंटिलेशन ना, एक एल्वुलाई में पर एल्वुलाई में कितनी एयर आ रही है, द अमाउंट ऑफ एयर वेंटिलेटिंग द एल्वुलाई पर मिनट, द अमाउंट ऑफ एयर वेंटिलेटिंग द एल्वुलाई पर मिनट। तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप बताइए। टाइडल वॉल्यूम, है ना, टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस। डेड स्पेस को हटा दोगे तो बचा कौन सा, एल्वुलाई वाला बच्चा, तो 4.2 हो जाएगा। समझ में आया। एल्वुलर वेंटिलेशन क्या है, टाइडल वॉल्यूम ना, टाइडल वॉल्यूम मतलब जितना एक्सपिरेटरी में निकला और या फिर रेस्पिरेटरी जितना आपने किया और डेड स्पेस में कितना यूज़ अप हो गया, उसको माइनस करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। Tidal volume minus dead space into respiratory rate. Okay. तो अपना 4.2 लीटर पर मिनट हो जाएगा। Physiological significance of alveolar ventilation. Since respiration involves the gaseous exchange of oxygen and CO2 by diffusion between the alveoli and pulmonary capillary blood, the maintenance of volume of alveolar ventilation is of paramount importance.
मतलब कि क्यों इम्पॉर्टेंट है एल्वियोलर वेंटिलेशन, क्योंकि कहाँ हो रहा है ये सब कुछ वहीं तो हो रहा है. ऑल द फैक्टर्स टीवी, डेड स्पेस एंड आर इफेक्ट द एल्वियोलर वेंटिलेशन. कैसे देखते हैं फॉर एग्जांपल. अच्छा उसके लिए अपने को ये पढ़ना पड़ेगा. चलिए पढ़ते हैं. Now let us start with this. Effect of variation of tidal volume, dead space, respiratory rate on alveolar ventilation. पता चल गया ना alveolar ventilation क्या है कि 1 मिनट में कितना respiratory rate into TV minus dead space. Okay. तो चलो नॉर्मल टीवी इतना होता है, ठीक है. अगर टेकिपनिया हो रहा है, फास्ट बट शैलो रेस्पिरेशन, तो टाइडल वॉल्यूम कम हो जाएगी, ठीक है. रेस्पिरेटरी और स्लो और डीप में ये बढ़ जाती है, ठीक है. रेस्पिरेटरी रेट इतना है ओके, पर इसमें बढ़ जाएगा और इसमें कम हो जाएगा. डेड स्पेस ये इंपॉर्टेंट है भाई. डेड स्पेस पे क्या आएगा? डेड स्पेस नॉर्मल है इतना 150 के करीब, पर अगर रैपिड और शैलो कर रहे हैं तो डेड स्पेस पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, है ना. तो एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या हो जाएगा? इसमें एल्वियोलर वेंटिलेशन कम हो जाएगा और इसमें एल्वियोलर वेंटिलेशन कम बढ़ जाएगा, ठीक है. एल्वियोलर वेंटिलेशन किस में बढ़ रहा है? स्लो एंड डीप में. ओके. पल्मोनरी वेंटिलेशन की बात करी जाए तो पल्मोनरी वेंटिलेशन सेम ही रहेगा, क्योंकि पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या था कि 1 मिनट में कितना टाइडल वॉल्यूम है जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना. ओके. फॉर एग्जाम्पल टेकिपनिया में एल्वियोलर वेंटिलेशन डिक्रीजेज though the pulmonary ventilation remains normal. As a result, less air is available for exchange. Both alveolar and pulmonary are normal. किसमें? अच्छा स्लो वाले में, हाँ लगभग नॉर्मल है, ठीक है. okay. क्योंकि उसमें अपने पास एयर कम आ रही है ना, वॉल्यूम कम आ रही है, ठीक है. डेड स्पेस की बात करते हैं. इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर इन द रेस्पिरेटरी पैसेज जहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है. अभी एनाटमिकल डेड स्पेस और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस. एनाटमिकल तो आपका जो कंडक्टिंग जोन है ना, वो फ्रॉम नोज एंड माउथ अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जहाँ तक रेस्पिरेशन एक्सचेंज नहीं हो रहा, जहाँ तक एक्सचेंज नहीं हो रहा है चालू, ठीक है. नॉर्मल वैल्यू इसका 150 ml है. फिजियोलॉजिकल स्पेस या फिर टोटल डेड स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल डेड स्पेस में एनाटमिकल वाला नहीं आता है ना, लिख रखा है ना इसमें, ठीक है. आता है तभी तो टोटल बोला हुआ है. एनाटमिकल डेड स्पेस प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर इन द एल्वेलाई, जिसने जो एक्सचेंज गैस में नहीं पार्ट ले रही है. फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर विच वेंटिलेट्स एल्वेलाई, बट वो कैपिलरी फ्लो में नहीं जा रही है वो वाली. कुछ एल्वेलाई ओवर वेंटिलेट हो जाती हैं, है ना, वो तो ओवर वेंटिलेटेड वाला एरिया. क्लिनिकली एनाटमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस आर सेम इन हेल्दी पेशेंट्स सब्जेक्ट्स. If ventilation and perfusion are not in equilibrium, then only they differ in volume. अब हम बात करते हैं वेरिएशन की, ठीक है. जो डेड स्पेस होता है वो मेल्स में ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली डायमेंशन वगैरह सब कुछ ज़्यादा. एज डेड स्पेस इंक्रीज़ होगा एज के साथ, है ना. बॉडी हाइट डेड स्पेस इंक्रीज होगा बॉडी हाइट के साथ. पैथोलॉजिकल देखते हैं हम, मतलब जिसमें एक्सचेंज कम होगा. कैसा हो, कब होगा ये? जब इलास्टिसिटी कम हो रही है. एम्फाइसीमा में ब्रोंकिएक्टेसिस इसमें भी बढ़ जाता है, ठीक है. इट इज़ एसोसिएटेड विद डायलेटेड ब्रोंकाई, ठीक है. ब्रोंकिएक्टेसिस. पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डिक्रीज इन द पल्मोनरी वेस्कुलर बेड, इसकी वजह से डेड स्पेस बढ़ जाएगा.
समझ में आ रहा है डेड स्पेस क्या है? ठीक है, समझ में आ गया डेड स्पेस क्या है, जहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ये दो है, चाहे तो टोटल डेड स्पेस जिसमें दोनों स्पेस आ रहे हैं, या फिर सिर्फ एनाटॉमिकल टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का एरिया मतलब पाथवे है ना। और फिजियोलॉजिकल मतलब टोटल में दोनों आ रहे हैं, तो उसमें फिजियोलॉजिकल कौन सा है? जो एल्वेलाई का वो एल्वेलाई में वो एरिया जहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, वो वाला स्पेस हो सकता है और वेंटिलेटेड हो गई हो, या फिर सारी थोड़ी ना पल्मोनरी कैपिलरीज में जा रही है, वो वाली एयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके वेरिएशंस की बात करेंगे। तो फिजियोलॉजिकल में मेल्स में ज़्यादा होगी, जिसका हाइट लंबी होगी उसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, एज, इट इंक्रीजेज विद एज, क्योंकि इलास्टिसिटी कम हो रही है। दूसरी पैथोलॉजी में हम बात करें, इलास्टिसिटी किस में कम होती है? एम्फाइसीमा में कम होती है। ठीक है, तो एम्फाइसीमा भी इसका एग्जांपल देगा। ब्रोंकिएक्टाइसिस, जिसमें डायलेटेड ब्रोंकाई हो रही है। हो गया, डेड स्पेस इज डन। और ये याद रख लेना भाई कि ना रैपिड एंड शैलो में कम होता है अपना एल्वुलर वेंटिलेशन। ओके, अब हम बात करते हैं मेजरमेंट के तरीके। तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस को मेजर करने का डायरेक्ट मेथड क्या है? वॉश आउट मेथड इज़ यूज्ड। ओके, subject breathes 100% oxygen, nitrogen in the conducting airways is washed out, amount of exhaled nitrogen is measured, anatomical dead space is calculated। ठीक है, ओके। इनडायरेक्ट में क्या होगा? 100% ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहा है सब्जेक्ट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, N2 concentration is measured continuously। Okay, initially expired air has no N2, then N2 suddenly rises when alveolar air appears। The point obtained from alveolar area method gives anatomical dead space। ये बोर्स मेथड पे बेस्ड है, which states that expired volume equals the alveolar air volume and inspired volume in dead space। जो एक्सपायर कर रहे हैं हम वॉल्यूम, वो किसके इक्वल होती है? एक तो एल्वुलर डेड है ना, इंस्पायर्ड एयर वॉल्यूम इन द डेड स्पेस एंड एल्वियोलर वॉल्यूम। अच्छा, आई एम स्किपिंग दीज, बहुत दिमाग से बाहर वाली चीज़ है। हम देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। इट इज़ द रेशियो ऑफ एल्वुलर वेंटिलेशन टू पल्मोनरी ब्लड फ्लो। वीपी रेशियो है ना, तो वी यहाँ पे वेंटिलेशन है ना कि वॉल्यूम, और पी यहाँ पे परफ्यूजन है। ठीक है, तो एल्वुलर वेंटिलेशन टू पल्मोनरी ब्लड फ्लो। ठीक है, वेंटिलेशन 4 लीटर पर मिनट मान लो, ये 5 लीटर पर मिनट मान लो, तो 0.8। ठीक है, ईच लंग के रिस्पेक्ट में देखें 2 से 2.5, तो वो भी सेम आएगा। बट टोटल रेशियो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, टोटल रेशियो इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट वेदर द रेशियो इज़ प्रेजेंट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लंग, है ना, थ्रू आउट द लंग वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। इफ इट इज़ नॉट प्रेजेंट तो ऑक्सीजनेशन विल बी डिफेक्टिव। जैसे सपोज इन राइट लंग की बात करें, देयर इज़ फुल ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है, सो नो एयर कैन एंटर, बट पल्मोनरी 5 लीटर है, 2.5 होना चाहिए ना, पर 5 है, 5 लीटर पर मिनट है। लेफ्ट लंग के केस में पल्मोनरी ब्लड फ्लो 0 है, परफ्यूजन 0 है, पर वेंटिलेशन पूरा है, तो टोटल तो सेम आ गया। मतलब ना इंडिविजुअल लंग का इम्पॉर्टेंट है, सेपरेट इम्पॉर्टेंट है। 0.8 तुम याद कर लोगे, पर वो 2/2.5 का देखना चाहिए, ना कि दोनों लंग्स का मिला के 4/5 का। ठीक है, 0.8 याद रख लेना। क्या होता है ये? वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। राइट लंग में ये इतना है, देखो अनइक्वल है ना, वही सेम, अनइक्वल वुड नॉट बी द वर्ड, यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है, राइट। दो वेंटिलेशन परफ्यूजन इज मोर देन द नॉर्मल, बट इट विल गो एज वेस्टेड वेंटिलेशन।
दैट इज़ इट विल ऐड टू द डेड स्पेस, हैंस है ना, उतने समझ गए ना, क्योंकि इतना परफ्यूजन है ही नहीं। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वीपी रेशियो। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट और आसान होता है, मतलब सबको याद आ ही जाता है, ग्रेविटी। समझने में थोड़ा है पर ग्रेविटी, और कुछ पैथोलॉजिकल रीजंस राइट, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल में हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी देखते हैं। In normal subjects, during sitting or standing, there is steady increase in the alveolar ventilation, जैसे हम as well as the pulmonary blood flow from the apex to bottom. Apex to bottom जाएंगे तो V और P दोनों बढ़ेंगे, पर P ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए thus the VP ratio decline in a linear fashion from apices to bases of the lungs. हाँ, एपिकल रीजन ग्रेविटेशनल की वजह से इंट्राप्लूरल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एट द एपिसिस, ठीक है। ऊपर क्या है, नेगेटिव प्रेशर ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से इंट्राप्लूरल प्रेशर ज़्यादा होगा, मोर नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एल्वेलाई एक्सपांड करेंगी, या फिर आप ऐसे लिखो सिंपल कि एल्वेलाई ज़्यादा एक्सपांड करेंगी, ठीक है। अब एल्वेलाई वी बढ़ गया है ना, एल्वेलाई एक्सपांड करेंगी, डिक्रीजिंग the alveolar ventilation at the apices. What does that mean? अच्छा, इट इज़ लाइक कि वो पहले से इतना ज़्यादा एक्सपांडेड है, व्हेन इंस्पिरेशन के टाइम पे और एक्सपांड होना मुश्किल है, ठीक है, इसीलिए वेंटिलेशन लो होगा एपेक्स पे, ठीक है। परफ्यूजन इज ऑल्सो रिड्यूस टू अ ग्रेटर एपेक्स, ठीक है, बिकॉज द अपर पोर्शन आर वेल अबव द लेवल ऑफ द हार्ट, राइट। इसी देयरफॉर वीपी रेशियो इज़ हाई, मतलब पी ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू वी, ठीक है, ओके। हाई वीपी रेशियो प्री डिस्पोजेस, और हाई वीपी रेशियो है तो ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस एपेक्स पे हैं, बिकॉज हाई एल्वेलर PO2 प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर TB, है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे ही लिख रखा है वीपी रेशियो ऊपर से नीचे कैसे कम होता जा रहा है ना, PO2 भी साथ ही साथ कम होगी, PCO2 नीचे जाते जाते ऑक्सीजन के उल्टी चलेगी ना वो तो, है ना। सेम फॉर दिस, ऐसा ही हो रहा है। ब्लड फ्लो देखो नीचे आ रहे तो बढ़ रहा है, एल्वेलर वेंटिलेशन भी नीचे जाते बढ़ रहा है, पर वीपी रेशियो भी नीचे जाते जाते कम हो रहा है, ठीक है। पर्सन इज इन सुपाइन, ब्लड फ्लो यूनिफॉर्म होगा, पर जब वो खड़ा है तो स्लोएस्ट इज द एपेक्स एंड हाईएस्ट इज द बेस ड्यू टू ग्रेविटी, तो सबको पता है। इन द बेसल रीजन इंक्रीज, उसका उल्टा लिख देना है आपको, है ना। वीपी रेशियो क्या हो गया है, वीपी रेशियो बढ़ गया है, क्योंकि परफ्यूजन ज़्यादा है और वेंटिलेशन ज़्यादा, पर परफ्यूजन हैज़ इंक्रीज टू ग्रेटर एक्सटेंट एंड दैट जो इंक्रीज वेंटिलेशन में हो गया। पैथोलॉजिकल कॉजेज़ की बात करते हैं, वीपी रेशियो आ गया ना समझ में, 0.8 लिखना है, दोनों लंग्स का टोटल नहीं करना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू समझा देना, अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आए तो फिर फिजियोलॉजिकल कॉज में ग्रेविटी ज़रूर लिख के आना है, 2 कारण लिख के आने हैं। वेंटिलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई अपना नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर की वजह से वो ऑलरेडी एक्सपांडेड है, तो वेंटिलेशन कम हो जाएगा। और परफ्यूजन क्यों कम हो है ऊपर, क्योंकि उसे ट्यूबरक्लोसिस ज़रूर लिख के आना। पैथोलॉजिकल रीजन्स, ठीक है, जिस भी कारण से वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा, जिस भी कारण से नॉन यूनिफॉर्म ब्लड फ्लो है, वो सब कुछ करेंगे। तो भाई ब्रोंकियल अस्थमा, न्यूमोथोरैक्स, एम्फाइजिमा, फाइब्रोसिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये सारी चीज़ें। नॉन यूनिफॉर्म पल्मोनरी फेलिस टेट्रोलॉजी, है ना, एम्बोलिज्म हो गई या ओक्लूजन हो गया, कुछ भी कुछ, मतलब नॉट कुछ भी कुछ, बट वो सारे जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो को ख़राब करें। Obviously uneven may exist without any abnormality, है ना, in the blood flow, ठीक है। एम्फाइजिमा में दोनों खराबियाँ आ रही हैं।
A unique feature of pulmonary blood vessels is their constriction in response to localized hypoxia. In all blood tissues अगर hypoxia है तो dilation होगा. lungs में vasoconstriction होता है hypoxia में, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, हाँ जो ठीक है वो ठीक है, जो ख़राब है वो ख़राब हो जाएगा, है ना. मतलब कि poorly ventilated से well ventilated area में ज़्यादा चला जाएगा. This phenomena is called ventilation perfusion coupling. मतलब कि एक जगह तो अच्छे से परफ्यूजन हो जाए ताकि वहाँ वेंटिलेशन परफ्यूजन अच्छे से होके, बिकॉज परफ्यूजन टू ईच एरिया मैचेस द एक्सटेंट ऑफ वेंटिलेशन टू एल्वुलाई इन दैट एरिया. ओके, तो समझ रहे हो ना, हर जगह थोड़ा थोड़ा जाए पर एयर अच्छी आ रही तो उसका फ़ायदा क्या. कुछ जगह एकदम मस्त परफ्यूजन हो जाए, उसके करस्पॉन्डिंग में एयर तो आ ही रही है, फिर बॉडी को ज़्यादा लाभ मिलेगा. तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रखी है, तो अच्छे से याद कर लो कि वेंटिलेशन परफ्यूजन कपलिंग चलती है लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से अगर हाइपोक्सिया है तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा और ब्लड डेविएट हो जाएगा टू वेल वेंटिलेटेड एरियाज. ओके, इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट. अच्छा, मतलब जहाँ पे ज़्यादा अच्छी ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई, इट्स लाइक दैट. या अच्छा, जहाँ पे हाइपोक्सिया वहाँ पे मत दो, वहाँ ब्लड ही मत दो, एक्सचेंज तो होना नहीं है. ओके, इट्स दैट. समझ में आ गई बात. असेसमेंट फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ वीपी रेशियो. मेजर फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल डेड स्पेस दे मस्ट बी सब कंटिन्यूसली. ये नहीं ठीक है, अभी अपने को समझ में आ चुका है. ये लिखना चाहो याद तो कर ही लो ऑब्वियसली कि वेंटिलेशन परफ्यूजन कपलिंग क्या होता है. हाइपोक्सिया जहाँ पे वहाँ पे कम पुअर सप्लाई जाएगी ब्लड की. डिफ्यूजन कैपेसिटी इज द अमाउंट it is the amount of gas that crosses the alveolar capillary membrane per minute per mmHg, है ना. ठीक है, ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, कितनी ml पर मिनट पर mmHg पे क्रॉस कर रही है एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन को. ठीक है, कैपेसिटी, सरफेस एरिया एंड थिकनेस, है ना. जितना ज़्यादा थिक होगा वो कैसे करेगा क्रॉस, है ना. ओके, पर सरफेस एरिया तो प्रमोट करेगा ना, उसको सरफेस एरिया तो प्रमोट करेगा, पर थिकनेस उसको इट वुड हैम्पर. ठीक है, अरे अलग अलग फॉर्मूला कैसे दे सकते हैं. सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय एल्वियोलर कैपिलरी थिकनेस. अच्छा, सरफेस डिफ्यूजन कैपेसिटी को इसने ऐसे लिख दिया, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय थिकनेस. हेल्दी में रैपिड डिफ्यूजन हो जाएगा विद इन 0.3 सेकेंड. ठीक है, अगर ब्लॉक होगा पल्मोनरी कैपिलरी, एयरवे में, जिसके सरफेस एरिया कम हो सकता है तो कम हो जाएगा. अगर एक्सरसाइज करिए तो ओपनिंग ऑफ क्लोज्ड कैपिलरीज वेसोडाइलेशन इस सब की वजह से बढ़ जाएगा. ठीक है, पल्मोनरी एडिमा है तो भाई एक्सचेंज एरिया कम हो जाएगा, है ना. सॉल्युबिलिटी एंड स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस. जितनी अच्छी सॉल्युबिलिटी वो जितनी भारी उतनी कम, है ना. इसलिए CO2, O2 and C. But okay, सॉल्युबिलिटी और मॉलिक्यूलर वेट इसका इतना है, इसका इतना है.
ultimately it follows that means अच्छा, अगर हम पैटर्न लिखें इसका मतलब है कि डिफ्यूजन किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, CO से ज़्यादा ऑक्सीजन की है, राइट? इट इज़ ट्रू, ओके भाई, ठीक है। और CO2 की ज़्यादा है CO से, पर बहुत ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा अपना हो जाएगा ये अपने पास पैटर्न भी यही है, ठीक है। डिफ्यूजन का CO2 O2 CO, सॉरी CO2 ये और ये, ठीक है। क्लिनिकल क्यों आया ये, सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इन डिसीजेस ड्यू टू डिफेक्ट इन एल्वेओलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, diffusion capacity decrease and should produce retention of CO2 with lack of O2, but the patient suffer only from lack of O2 with a little sign of CO2, है ना, क्योंकि CO2 डिफ्यूज जाते हैं, ठीक है। कितने सारे फॉर्मूले बता दे भाई। ऑक्सीजन कंजप्शन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑन टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। ऐसा तो हमने ऊपर भी देखा था कि ऑन टू साइड्स बाय फ्लो रेजिस्टेंस का देखा था, जितना मेरे को याद आ रहा है। अगर ऐसे फॉर्मूला ना भी याद रहे तो आपको एक तो ये याद होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली है और मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली है। दूसरा हमने देखा था कि सरफेस एरिया के डायरेक्टली है और थिकनेस के इन्वर्सली है, ठीक है। अब बोल रखा है कि कंजप्शन डिवाइडेड बाय प्रेशर डिफरेंस। In the next we will be covering this regulation, which seems to be a large topic, and indeed it is, but I will try to post it. With this we end today's lecture. Thank you.